विस्तार से लालकृष्ण आडवाणी 40 दिन की जन चेतना यात्रा समाप्त करने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे। उनके साथ पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी, विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के अलावा एनडीए के कन्वीनर शरद यादव, आरपीआई के नेता रामदास अठावले, अन्ना द्रमुक के नेता एम थम्बिदुरई, शिवसेना के अनंत गीते और अकाली दल के नेता मंजीत सिंह भी शामिल थे। आडवाणी ने स्पष्ट कहा कि उनकी यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन जंग जारी है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन चेतना यात्रा के खत्म होने के मौके पर रामलीला मैदान में बड़ी रैली के सामने भाषण दिया। 11 अक्टूबर को बिहार के सिताब दियारा से चला बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का रथ रविवार को राजधानी पहुंचा। 40 दिन की इस यात्रा में आडवाणी ने 22 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का भ्रमण किया और आखिरकार रामलीला मैदान में हुंकार भरने के साथ अपनी यात्रा समाप्त कर दी। अपनी रथ यात्रा को सफल बताते हुए आडवाणी ने कहा कि उन्होंने अपने 60 साल के राजनीतिक जीवन में इतना जन समर्थन कभी नहीं देखा। आडवाणी की माने तो तमिलनाडु और केरल जैसे जगहों पर भी उन्हें भारी जन समर्थन मिला। जो कुछ मैंने देश भर में देखा है उसमें मुझे बहुत समाधान दिया है, बहुत समाधान दिया है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की स्थिति, रास्ते भर में लोगों का उत्साह और उसमें खास करके ये बात सबसे अधिक आनंद देने वाली थी। कल मैं उत्तर प्रदेश में था, आज यहां था, कि जहां गया हूं समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है कि जो अछूता हो। रामलीला मैदान में भी वो केंद्र पर निशाना साधने से नहीं चुके। आडवाणी ने कैश फॉरवर्ड, महंगाई, भ्रष्टाचार और काले धन के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आडवाणी ने नोट के बदले वोट मामले में बीजेपी सांसदों की गिरफ्तारी को व्हिसल ब्लोवर्स के खिलाफ कार्रवाई करार दिया और इन मामलों में कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा बताया। निर्णय भले बेल के संदर्भ में हो, लेकिन जो निर्णय जिस प्रकार से कोर्ट ने लिखा है, स्पष्ट है कि कोर्ट की नजरों में हमारे ये सभी लोग जिनको जेल में भेजा गया वो व्हिसल ब्लोअर्स थे और जिन्होंने रिश्वत दी नहीं और केवल मात्र रिश्वतखोरी का रहस्योद्घाटन किया, पर्दाफाश किया। काले धन के मसले पर उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार ने अभी तक इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र शुरू होने पर एनडीए के सभी सांसद, चाहे वह राज्यसभा से हों या फिर लोकसभा से, वे सदन के अध्यक्ष को एक घोषणा पत्र सौंपेंगे जिसमें लिखा होगा कि उनका विदेशों में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष धन नहीं है। एक सप्ताह के अंदर एनडीए के सब सांसद लोकसभा में है तो स्पीकर को लिख करके देंगे, राज्यसभा में है तो चेयरमैन को लिख करके देंगे। क्या लिख करके देंगे? एक घोषणा लिख करके देंगे, जो घोषणा होगी कि मैं ये घोषणा करता हूं कि भारत के बाहर के किसी बैंक में मेरा प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई अवैध खाता नहीं है तथा विदेश में मेरी कोई अवैध संपत्ति भी नहीं है। आडवाणी ने जन चेतना यात्रा से आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। साथ ही मिशन 2014 के लिए आडवाणी ने जनता का मन टटोला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ शुरू हुई यह यात्रा कितना सफल रही, यह तो बीजेपी ही बता सकती है। आडवाणी की जन चेतना यात्रा का समापन आज रामलीला मैदान में हुआ। आडवाणी सहित उनके जितने मेंबरान थे, उनका सीधे कहना था कि काले धन के मुद्दे को लेकर वो शीतकालीन सत्र में भी उठाएंगे। अगर उनकी सरकार आए तो काले धन को वापस जरूर लेकर आएंगे। कह सकते हैं चमकते में नहीं तराएं, कह दो उन सितारों से रोशनी पाएं तो जर्रे भी चमक उठते हैं। कैमरामैन विवेक शर्मा के साथ मैं रजनीश त्रिपाठी, जेएन न्यूज, दिल्ली। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रजनीश हमारे कॉरेस्पोंडेंट हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। और हरीश मिश्रा साहब सेक्रेटरी हैं दिल्ली कांग्रेस में और संबित पात्रा प्रवक्ता हैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी। आप दोनों नेताओं का बहुत स्वागत है। संबित जी, सबसे पहले तो मैं आपकी पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि रैली में आडवाणी जी ने क्या कहा, क्या मुद्दे उठाए, मेरे इसको लेकर मैं निष्पक्ष और तटस्थ हूं, लेकिन उनकी रैली कामयाब रही है। ये बात पार्टी स्तर पर आपकी पार्टी बधाई की पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बधाई के लिए। और वाकई जैसा आपने कहा, हमारी पार्टी जो है धन्यवाद के लिए ये अपेक्षित धन्यवाद है और ये हम पात्र हैं उसके। 1 लाख से अधिक संख्या में आज जनता आडवाणी जी और भाजपा के बाकी मुख्य शीर्षस्थ नेतृत्व को सुनने रामलीला मैदान पहुंची। बिल्कुल।
रजनीश हमारे साथ हैं। रजनीश, आज रामलीला मैदान का माहौल कैसा था? जी बिल्कुल, अखलाक रामलीला की बात की जाए तो वहां तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और भी कद्दावर नेता थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि आडवाणी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने काले धन के मुद्दे को उठाए और बातें उठाए। बाकी जितने भी वहां नेता थे उनका सीधे कहना था कि यूपीए सरकार ये कर रही है, यूपीए सरकार भ्रष्टाचार को नहीं मिटा रही, यूपीए सरकार जो कैश फॉर वोट के मामले को। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा सफल हुई है। सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी के अलावा किसी ने कुछ नहीं कहा। अखलाक, क्या कुछ नाम लेना चाहेंगे? जी नाम लेना चाहे तो जैसे सुषमा स्वराज ने कहा, उसके बाद अगर हम अरुण जेटली साहब की बात करें तो ऐसे ही जो नेता थे इनको बस एक कह सकते हैं खाना पूर्ति के लिए कि यात्रा सफल हुई, यात्रा जनचेतना यात्रा रामलीला मैदान। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि जो यात्रा इतनी सफल हुई है आगे क्या करना चाहते। बस उनका एक ही नारा था कि सरकार को हम घेरेंगे काले धन के मुद्दे को लेकर, महंगाई को लेकर, तो इस तरह के कई मुद्दे रहे। लेकिन एक बार भी अगर कहना चाहें कि रामलीला मैदान में किसी को कहा जाए कि इतने दिन बाद दो नाम लिया आपने, एक सुषमा स्वराज का, एक अरुण जेटली का। नितिन गडकरी भी नहीं बोले, एनडीए के कन्वीनर शरद यादव ने भी नहीं कहा रैली कामयाब रही। उन्होंने शरद यादव ने ये कहा कि उनकी रैली अच्छी रही, लेकिन उनका सीधे कहना था जो भ्रष्टाचार के लिए सरकार है जिम्मेदार, उसको ज्यादा सरकार को बोला गया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की बात करें तो वो कैश फॉर वोट पे ही ज्यादा बोले। इस तरह जो जितने भी नाम है वो अलग अलग मुद्दों पर है। नितिन गडकरी की बात करें तो कैश फॉर वोट वाले में उनका यही कहना था कि जिन नेताओं ने इस केस को उजागर किया उसको सम्मान करने के बजाय जेल में डाला गया। उसी तरह शरद यादव की बात करें जेडीयू की तो उनका भी कहना था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी यानी कि मनमोहन सिंह के ऊपर किया। अरुण जेटली की बात करें तो वो भी इसी तरह कुछ भटके दिखाई दिए। सुषमा की बात भी कुछ अलग थी एकदम। हरीश जी, आप क्या कहेंगे? आडवाणी जी की यात्रा कामयाब रही, कांग्रेस को इससे खुश होना चाहिए? मैं भाई साहब आपको बताऊं कि बीजेपी एक नौटंकी, हमारे गांव में नौटंकी हुआ करती थी, एक वो वैसी पार्टी है, केवल ये नौटंकी करते हैं। आज ये लाख, सवा लाख या 75,000 या 60,000 आदमी जिसका भी ये नाटक अपने आप बोल रहे हैं कि मेरे पास 1 लाख थे, हम लोग ऐसी सभाओं को रोज देखते हैं। अभी राहुल जी की 3 दिन पहले फूलपुर में एक मुनक्कड़ सभा थी, फूलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी सभा थी। उस सभा में लगभग 4-5 लाख आदमी थे, क्योंकि देश हमारा है, जन समुदाय हमारा है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि मेरी सभा बड़ी कामयाब थी। ये तो इनका एक नाटक है कि अगर 1,50,000 आदमी इकट्ठा कर लिया हमारे यहाँ, हम इसको कामयाब। अब जैसे आडवाणी जी ने अभी कहा कि 54 साल की हमारी सबसे कामयाब ये है, सबसे कामयाब रैली थी। ऐसी सभाएं हमारे यहाँ राहुल जी के या हमारे पार्टी के किसी सीनियर लीडर के पहुंचने पर ईश्वर की कृपा से जन समुदाय अपने आप इकट्ठा हो जाता है। इसका हम कोई बहुत बड़ा वो नहीं मानते। दिल्ली बहुत बड़ी आबादी का शहर है, अगर 10-20 हजार आदमी इकट्ठा ही हो गए तो उसको चाहे लाख कह लो चाहे 10 लाख कह लो, उससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन मेरी जानकारी में है कि लगभग 30-40 हजार आदमी इकट्ठा हुए थे। एकदम। संबित जी, बाकी बड़े नेताओं ने जो पार्टी के साथ मंच पे बैठे थे, रजनीश ने जैसा बताया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने, किसी ने ये नहीं कहा कि उनकी पूरी यात्रा और ये रैली कामयाब है। मैं इस पूरे उत्तर को 2 भागों में देना चाहूंगा जी। इससे पहले कि मैं विषय को रखूं, मैं हरीश जी ने जो अभी जवाब दिया है उसके विषय में कहना चाहूंगा। भाजपा एक नौटंकी पार्टी है, ये तो जनता कहेगी है या नहीं, किंतु कांग्रेस डकैती में व्यस्त है, ये संपूर्ण रूप से जनता आज जानती है। कम से कम नौटंकी से जो है तो ठीक है, डकैती तो भाजपा करती नहीं है जी। दूसरा विषय इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां पैर रखते हैं वहां लाखों की तादाद में लोग स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वो भी बात ठीक है, वो रखते तो हैं पांव और लाखों की तादाद में लोग प्रकट भी हो जाते हैं। बिहार में भी प्रकट हुए थे, सब कुछ हुआ था, किंतु वोट देते नहीं है। और यूपी का चुनाव भी आगे यही कहेगा, केवल प्रकट होते हैं, वोट नहीं देते हैं। और तीसरा विषय है जो आपने अभी पूछा कि बड़े नेताओं ने आडवाणी जी के यात्रा का शायद समर्थन नहीं किया, ऐसा रजनीश जी को लगा। मैं व्यक्तिगत रूप से वहां था मंच के समक्ष और मैंने सभी नेताओं को बोलते हुए सुना। हमारे अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने कैश फॉर वोट का जो मामला उठाया उसमें ही उन्होंने कहा कि आडवाणी जी की यात्रा स्वाभाविक रूप से जो है विजयी हुई, क्योंकि आडवाणी जी इसी मुद्दे को लेकर तो रथ यात्रा निकाला था उन्होंने। कैश फॉर वोट स्कैम पर जो हमारे तीनों सांसद और कुलकर्णी जी को जेल जाना पड़ा था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला हो गया था। तो
इसी विषय को लेकर आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला था और संबित जी, जब जो तक सवाल यात्रा वापस आई तब तक ये तीनों जेल से बाहर थे। संबित जी, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है उसके पीछे दरअसल जो अगर आप चाहते हैं कि बिहाइंड द कर्टन स्टोरी आपको बताई जाए तो वो ये है कि पार्टी में अब सिर्फ आडवाणी नहीं 5 लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार और ज्यादा। पहले 5 के नाम सुन लेते हैं। आडवाणी जी नंबर 1, नितिन गडकरी नंबर 2, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, उमा भारती। 5 लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब पार्टी स्तर पर आडवाणी जी की इसकी तारीफ करके कोई भी ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता कि वो, और नरेंद्र मोदी, माफ कीजिए उमा भारती ने, आपको नहीं लगता कि अब सेकंड लाइनअप के तौर पर कोई नहीं चाहता कि उनको सेकंड माना जाए? हर कोई वहां फर्स्ट पर्सन बनने के लिए बैठा हुआ था, इसलिए आडवाणी जी की रैली और उनकी पूरी रथ यात्रा को कामयाब बताकर वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते। ये 3 भागों में उत्तर दूंगा। पहला भाग तो यह है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि लोगों ने इस पूरे यात्रा का प्रशंसा खुले मन से नहीं किया, सबने खुले मन से तारीफ की है। सुषमा जी को भी मैंने बोलते हुए सुना, सुषमा जी ने कहा कि 85 वर्ष की आयु में आडवाणी जी जो काम किया है वो बिल्कुल संभव नहीं है, उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया है और इस जनचेतना यात्रा से भाजपा को और पूरे राष्ट्र को बहुत बहुत जो है फायदा रहेगा, ऐसा सुषमा जी ने कहा। और दूसरी बात है, यदि 5 लोग आज प्रधानमंत्री बनने के नेतृत्व में आगे खड़े हैं, इस शिखर में आगे खड़े हैं, तो इसमें बुराई क्या है? ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस की तरह वंशानुगत पार्टी नहीं है जो केवल एक ही परिवार प्रधानमंत्री बनने के लिए स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सबकी इच्छाएं हैं और सबकी महत्वाकांक्षाएं, सबकी इच्छाओं को पब्लिक के आगे रखा जाता है। पब्लिक जिसे चुनेगी उसे आगे बढ़ाया जाएगा और पार्टी जिसे चाहेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। और प्रथम दिन से ही आडवाणी जी इसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, अपितु वो तो ये भी कर रहे हैं कि भाजपा के लिए जनचेतना यात्रा नहीं कह रहा हूं मैं, जनचेतना यात्रा भारतवर्ष से भ्रष्टाचार और महंगाई को मिटाने के लिए व काला धन वापस लाने के लिए कर रहा हूं। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हरीश मिश्रा कांग्रेस के नेता से खास हमारा प्रश्न होगा कि क्या अब लाल कृष्ण आडवाणी हिंदू हृदय सम्राट रह गए हैं? और उन्होंने जब ये घोषणा की कि एनडीए के सभी सांसद बताएंगे कि उनका भारत के बाहर कहीं पर भी ब्लैक मनी को सेट करने का अकाउंट नहीं है, इस बात का क्या मतलब है? ब्रेक के बाद। CNN न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर GNN न्यूज देखने के लिए लॉग इन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। शिक्षा के क्षेत्र में GN ग्रुप की पहल। हम लेकर आए हैं CBSE से एफिलेटेड GN कॉन्वेंट स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, शानदार ऑडिटोरियम, विशाल लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब। हर बच्चा है हमारे लिए खास। म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स क्लासेस। कम एंड फील द डिफरेंस। GN कॉन्वेंट स्कूल, भलूर, मोगा, पंजाब। क्या अजीत जोगी जी फिलहाल अपने आप को सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद के लायक समझते हैं? जो कुछ वो कहेंगे वही मेरी राजनीति है। उसी दरवाजे से मेरी राजनीति प्रारंभ हुई, उसी दरवाजे पर मेरी राजनीति का अंत होगा। मेरी राजनीति का पर्याय 10 जनपद अर्थात नेहरू गांधी परिवार है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी से खास बात देखिए सिर्फ GNN न्यूज पर आज रात 9:30 बजे। सिर्फ सच, सिर्फ खबर। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। शरद यादव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आडवाणी की यात्रा की। उन्होंने लगभग 7,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली बुलाई। कांग्रेस के नेता हालांकि कह रहे थे कि ये एक सामान्य रैली थी और जो खास बात रही इस रैली की वो ये कि आडवाणी ने
अपने काफी बुजुर्ग होने के बावजूद भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत शक्ति और शौर्य के साथ इस यात्रा को पूरा किया। लेकिन मंच पर बैठे हुए बाकी बीजेपी के लोगों ने इस रैली को न कामयाब बताया और न ही उन्हें बहुत दिल से बधाई दी। आज इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मारूफ रजा। मारूफ,